गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन पीडिया वाला। मैं अबलीन कुमार आपको इस फ्रेश सेशन में आपका स्वागत करता हूं। वेलकम वंस अगेन। राइट, इस फ्रेश सेशन में हम लोग एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए। राइट, तो अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन हम लोगों ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया था और काफ़ी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, अच्छा फीडबैक है, उसके लिए सो मेनी थैंक यू। एंड जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो सब्सक्राइबर हमारे जिस चैनल से जुड़े हुए हैं पीडिया वाले कॉमर्स में, उन सभी बच्चों को मैं वंस अगेन ये अपील करता हूं कि ये सेशन और भी इन्जॉय आप कर पाओगे, सो दैट कि आपका एग्ज़ाम जो ओरिएंटेशन है, एग्ज़ाम का जो कंटेंट है, एग्ज़ाम के लिए आपका कंटेंट प्रिपेयर्ड हो जाए। राइट, सो उन सभी प्लेटफॉर्म से जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे यूट्यूब चैनल हो या फिर हमारे प्रीमियम क्लासेस में जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं, उन सभी का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था चैप्टर 1 के रिगार्डिंग। उसके लिए मैं आपका सो मेनी थैंक यू कहता हूँ। एंड इस सेशन को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे आगे। अभी तो ये सेशन स्टार्ट ही होने वाला है। इस सेशन में हमारा जो चैप्टर जो है वो चैप्टर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे पा रहा होगा। चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो इस इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर में क्या कुछ कंटेंट होंगे, क्या कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्या कुछ इन्वेंट्री वैल्यूएशन के इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, सो ये जो चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, आपको मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। इस चैप्टर में तीन चीज़ों पे फोकस किया गया, 3 एलिमेंट्स। नंबर 1 इन्वेंट्री, नंबर 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसका वैल्यूएशन, और नंबर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिगार्डिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन। राइट, इन तीनों का प्रोविजंस, इन तीनों का क्या कुछ प्रोविजंस है, क्या कुछ ये कहता है, क्या कुछ टेक्निक्स है, क्या कुछ मेथड्स हैं, हम लोग सभी इसको इस चैप्टर में डिलीवर करेंगे और सक्सेसफुली इसको इस सेशन से आगे आने वाले जितने भी सेशंस हैं उसको सक्सेसफुल बनाएंगे। राइट, तो चलिए बिना कोई डिले किए हुए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। राइट, तो फर्स्ट कंटेंट है हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अर्थात वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मतलब आपने नाम सुना होगा व्हाट इज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या होता है, तो आज ये पूरा इन्वेंट्री का कंप्लीट एनालिसिस आज से स्टार्ट होगा। आगे आने वाले जितने भी सेशंस होंगे वो सारे सेशंस में हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन के रिगार्डिंग जो थ्योरीज, जो न्यूमेरिकल होंगे, हम लोग देखेंगे। राइट, तो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कि इन्वेंट्री क्या कहता है, क्या हमारे अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसकी क्या रिलेवेंसी है, ये क्या कुछ बताएगा, क्या कुछ एनालिसिस होगा, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्या हमारे बैलेंस शीट पे क्या कुछ इम्पैक्ट होता है, वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। राइट, तो चलिए, इन्वेंट्री कहता है इन्वेंट्री एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है। राइट, इन्वेंट्री एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, एक मतलब इन्वेंट्री एक सिग्निफिकेंट पार्ट है ऑफ द एसेट का। और ये एसेट वेरी वेल हर एक बिजनेस इंटरप्राइजेज में एसेट का यूज होता है। राइट, और जब आप इन्वेंट्री की पर्टिकुलर दिस टॉपिक में हम लोग इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री एक मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट है ऑफ टोटल एसेट्स का। राइट, इनफैक्ट पहले तो ये कहेंगे कि इन्वेंट्री एक सिग्निफिकेंट पार्ट है एसेट्स का। राइट, अब एसेट्स में कौन सा एसेट्स होगा ये हम लोग आपको मैं फिगर आउट करके ये समझाऊंगा कि ये डायरेक्टली किससे से रिलेशन रखता है। राइट, तो जो हमारा इन्वेंट्री है, वेरी वेल कि हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट है हमारे एसेट का, और एसेट का यूज हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेज में होता है सो दैट कि
इस एसेट को बिजनेस में फैसिलिटेट करें और इस बिजनेस से प्रॉफिट कमा सकें, राइट। तो इन्वेंट्री का एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो एक कैश का पार्ट होता है, अर्थात यूं कहें कि वर्किंग कैपिटल का एक बहुत बड़ा जो वाइटल पार्ट होता है वो यहाँ पे इन्वेंट्री पे पार्क होता है। मतलब आप यूं कह लें कि वर्किंग कैपिटल, मैं बताऊंगा आगे इस कॉन्सेप्ट में कि व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल। ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट्स, जो कुछ भी छोटा छोटा डिटेल्स होंगे वो सारे डिटेल्स, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो फिलहाल मेरा जो अभी क्रक्स है कि इन्वेंट्री का संबंध एसेट्स से होता है, यू नो वेरी वेल। अब एसेट्स में कौन सा, तो एसेट्स में सबसे पहले जो संबंध होता है, जो रिलेट रखता है, वो होता है करंट एसेट। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज करंट एसेट्स। मैं जानता हूँ जो बच्चे जिनका बेसिक्स अच्छा होगा, यू नो वेरी वेल व्हाट आर द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज रिगार्डिंग जो करंट एसेट का क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्या कुछ इसमें इंक्लूजन होता है, क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स करंट एसेट के हेड के अंदर आते हैं, वो सारी चीज़ें यू नो मैं समझ सकता हूँ कि आपको पता होगा। बट फिर भी एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक्स पता नहीं हो, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। तो करंट एसेट, तो हमारा जो करंट एसेट्स होता है वो उसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स होता है कैश इन हैंड, राइट। कैश इन हैंड, जो आपके पास कैश इन हैंड है वो भी करंट एसेट है। कैश एट बैंक है वो भी करंट एसेट के अंदर आते हैं। बिल्स रिसीवेबल्स, राइट, एनी काइंड ऑफ रिसीवेबल्स लाइक बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, ये सारे क्या होते हैं, करंट एसेट्स में ही आते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड इन्वेंट्री, जो आप कहते हो स्टॉक। इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहा जाता है। क्या कुछ कहाँ पे स्टॉक कहा जाता है, कहाँ पे इन्वेंट्री कहा जाता है, ईच एंड एवरी डिटेल्स मैं आपको आगे इस चैप्टर में प्रोवाइड करूँगा। तो फिलहाल जो कहानी स्टार्ट था हमारा कि इन्वेंट्री रिलेट्स टू एसेट्स ऑफ द बिजनेस, और एसेट्स ऑफ द बिजनेस में कौन सा पर्टिकुलर पार्ट, तो वो होता है करंट एसेट। तो इन्वेंट्री का संबंध करंट एसेट से डायरेक्टली होता है। क्यों? क्योंकि ये इन्वेंट्री भी एक करंट एसेट के हेड के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो टर्म बताया है कि इन्वेंट्री और दूसरा स्टॉक। तो यहाँ पे क्या कुछ डिफरेंस होता है, मैं अभी उतना ज़्यादा तो डिटेल्स नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा हो जाएगा, बट इतना ज़रूर मैं प्रोवाइड करूँगा कि स्टॉक एंड इन्वेंट्री एक बिजनेस यूनिट के वेरिएशन से उसका नाम में वेरिएशन हो जाता है, राइट। मान लो कि आप एक ट्रेडिंग कंसर्न हो, राइट, आप एक ट्रेडिंग कंसर्न हो, तो आपका जो अनसोल्ड स्टॉक या जो कुछ भी आप गुड्स परचेज करते हो वो एक स्टॉक में कन्वर्ट होता है। तो स्टॉक का जो नाम होता है वो ट्रेडिंग कंसर्न में यूज होता है। इन केस ट्रेडिंग कंसर्न मतलब परचेज एंड सेल, आपका फिनिश गुड्स का संबंध हो, खरीदा और बेचा, तो ट्रेडिंग हो गया। दैट मीन्स ट्रेडिंग मतलब सेल और परचेज। अगर आप एक ट्रेडिंग कंसर्न हो तो वो स्टॉक कहलाएगा, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो सेम चीज़ इन्वेंट्री कहलाती है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया, व्हाट इज इन्वेंट्री एंड व्हाट इज कॉन्सेप्ट, सॉरी स्टॉक, राइट। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि एक वर्किंग कैपिटल का एक बड़ा सा पार्ट इन्वेंट्री में पार्क होता है। वर्किंग कैपिटल का एक बड़ा सा पार्ट मतलब वर्किंग कैपिटल में जो कुछ भी अमाउंट लगता है, राइट, वो उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे रखा जाता है, उस चीज़ का नाम है इन्वेंट्री। तो यू नो वेरी वेल कि वर्किंग कैपिटल दैट मीन्स करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे मैंने तीन टर्म समझाया, स्टॉक, इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल। तो इससे आगे का कॉन्सेप्ट कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि इन्वेंट्री का संबंध क्या कुछ मीनिंग है, क्या कुछ ये आगे हमारा कंटेंट, एग्जामिनेशन कंटेंट होगा, हम इसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, राइट। सो अब कहता है कि इन्वेंट्री हमारे पूरे बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ता है। अब सबसे पहले तो ओबियसली
बिजनेस में एसेट का यूज होता है, और बिजनेस में जब एसेट का यूज होता है और एसेट का डायरेक्टली संबंध इन्वेंट्री से होता है, अर्थात यूं कहें कि इन्वेंट्री का संबंध एसेट से होता है और वो एसेट जो बिजनेस में यूज होता है और उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट एज ए इन्वेंट्री के तौर पे एज ए इन्वेंट्री के तौर पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो होता है वो एक पार्क किया जाता है कहाँ पे, इन्वेंट्री के पास, राइट। तो ऑब्वियसली जब एक सिग्निफिकेंट, एक वाइटल पार्ट ऑफ कैश या यूं कहें कि एक वाइटल पार्ट ऑफ मनी जो पार्क होता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री बिजनेस में, तो ऑब्वियसली ये बिजनेस को अफेक्ट करेगा, राइट। बट कैसे अफेक्ट करेगा, ये एक वाइटल इंफॉर्मेशन है, या यूं कहें कि ये एक वाइटल एनालिसिस है। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे ज़रा अटेंशन प्रोवाइड करें सो दैट कि आपका नॉलेज इन्हांस हो, राइट। यहाँ पे कुछ बेहतर एनालिसिस प्रोवाइड की जा रही है, राइट। सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि इन्वेंट्री अफेक्ट बोथ द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एज वेल एज द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस। मतलब यहाँ पे दो इम्पैक्ट कहता है कि मैंने अभी भी बताया कि इन्वेंट्री इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री एसेट्स का एक वाइटल पार्क होता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री, राइट। तो ऑब्वियसली जब एक वाइटल पार्क होता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री तो डेफिनेटली ये बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो ये बिजनेस को अफेक्ट करता है कहाँ पे, बिजनेस के ऑपरेशन में एंड उसके बिजनेस के बैलेंस शीट जो क्या शो करता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन ही शो करता है, राइट। अब ये कैसे शो करता है, क्या कुछ इम्पैक्ट देता है, ये हम लोग देखेंगे, राइट। क्या इम्पैक्ट देता है, तो कहता है इन्वेंट्री अफेक्ट इन टू काइंड्स ऑफ डायमेंशन, या यूं कह लें कि इन टू पर्सपेक्टिव। नंबर 1 बिजनेस ऑपरेशन, नंबर 2 बैलेंस शीट। अब बिजनेस ऑपरेशन क्या होगा, तो बिजनेस ऑपरेशन दैट मीन्स बिजनेस का रिजल्ट, राइट। और बिजनेस का रिजल्ट या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, राइट, प्रॉफिट या लॉस, बिजनेस ऑपरेशन का रिजल्ट, राइट। ये इम्पैक्ट करेगा, मतलब इन्वेंट्री अफेक्ट बोथ एस्पेक्ट्स, नंबर 1 बिजनेस ऑपरेशन एज वेल एज बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस ऑपरेशन शोज, बिजनेस ऑपरेशन क्या शो करता है, उसका रिजल्ट, और रिजल्ट क्या होता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। एंड बैलेंस शीट क्या शो करता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, राइट। तो ये बिजनेस में जो इन्वेंट्री होता है, ये इन्वेंट्री इन दोनों को अच्छे से अफेक्ट करता है, एक वाइटल इम्पैक्ट देता है, राइट। अब चलिए कैसे ये इम्पैक्ट देता है इसकी एनालिसिस हम लोग देखेंगे। तो कहता है कि एक्सप्लेनेशन कहता है इसके रिगार्डिंग क्या कुछ इम्पैक्ट देता है, कैसे इम्पैक्ट देता है। तो इन्वेंट्री का जो मैंने बताया कि इन्वेंट्री का डायरेक्टली रिलेशन किससे होता है, इन्वेंट्री रिलेट्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब इन्वेंट्री का संबंध किससे होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, राइट, अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक डायमेंशन है, दूसरा डायमेंशन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस से रिलेट रखते हो तो। अदरवाइज आप सिंपली कह सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात होगी तो यहाँ पे वही नाम कहलाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, सेल्स, राइट। यू नो वेरी वेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स, यू नो these two kinds of element, you know very well, बट मैं यहाँ पे इससे ज़्यादा एक्सपेंशन प्रोवाइड करता हूँ, राइट। पहले तो ये मैं कहता हूँ कि इन्वेंट्री रिलेट्स टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज वेल एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही शॉर्ट टर्म में हम लोग COGS कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? COGS। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल्स कहते हैं, और सेल्स दैट मीन्स सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे समझा जाएगा कि कैसे एक इन्वेंट्री का संबंध बिजनेस ऑपरेशन से कैसे है, और बिजनेस ऑपरेशन का मतलब बिजनेस का रिजल्ट, और बिजनेस का रिजल्ट का मतलब प्रॉफिट या लॉस। तो हमें इस डायमेंशन को समझना है। तो इसी डायमेंशन को समझने के लिए ये फिगर आउट किया गया है। तो मैं यहाँ पे बताया कि COGS, और COGS का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज लिखा गया है, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैं बोल रहा हूँ उसको अकॉर्डिंग आप इसको डेरिवेशन ले लीजिएगा। सो COGS का मतलब हो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब COGS का एक और फॉर्मूला होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो एक दूसरा डायमेंशन है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अर्थात सेल्स, अभी बताया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जब सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करोगे तब भी कॉस्ट ही आएगा। कॉस्ट का मतलब COGS, मतलब कॉस्ट वो चीज़, वो एलिमेंट, वो किसी पर्टिकुलर गुड्स का बना हो, जो उसको बनाने में जो कॉस्ट लगा, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग क्या है। दैट मीन्स यहाँ पे जो डोमिनेंट फैक्टर है वो है कॉस्ट, इसीलिए मैंने इससे बोला कॉस्ट, COGS इक्वल टू कॉस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डेरिवेशन इसको किया जाए। COGS इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल्स, अभी बताया, तो मैंने सेल्स लिख दिया। और ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब GP, शॉर्ट फॉर्म में GP कह सकते हो, राइट। अभी बताया कि COGS का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब वो एलिमेंट, वो गुड्स जिसको हम सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग क्या है। दैट मीन्स डोमिनेंट क्या है? कॉस्ट। सो इसीलिए मैंने इसको बोला कॉस्ट। सो कॉस्ट इक्वल टू क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ऊपर से जो डेरिवेशन ये वाला आ रहा है सेल्स माइनस GP। GP का मतलब GP क्या है? एक प्रॉफिट का ही पार्ट है ना, दैट मीन्स प्रॉफिट। सो CP इक्वल टू, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट को अब थोड़ा सा कॉस्ट प्राइस। सो CP इक्वल टू क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अर्थात फाइनल टच जो मिलने जा रहा है वो ये है कि CP, दुनिया का कोई भी कॉस्ट जब बनता है तो उसमें जो हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो ऐड करते हैं, वही बनता है सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, राइट। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मिलना था वो क्या था? मतलब बिजनेस क्यों बनता है, यही तो फाइनल टच मिला कि CP इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट या CP प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो बिजनेस में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ वो CP हो गया, और जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया वो प्राइस P हो गया, और इन दोनों के मिलने से ही हम जो गुड्स सेल करना चाहते हैं उसकी प्राइसिंग डिटरमिन होती है, और वो हो गया सेलिंग प्राइस, राइट। तो यही तो बिजनेस ऑपरेशन है। बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस में प्रॉफिट, बिजनेस का ओरिएंटेशन, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है? रिजल्ट, अर्थात बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन का परिणाम अर्थात कॉन्सिक्वेंसेस, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट। तो यहाँ पे अफेक्ट हुआ ना कि हमारा जो इन्वेंट्री है वो कैसे अफेक्ट किया हमारे बिजनेस के ऑपरेशन को, अर्थात बिजनेस के रिजल्ट को। तो ये जो फॉर्मूला बन के आया, ये फॉर्मूला कहलाया बिजनेस ऑपरेशन। और बिजनेस ऑपरेशन या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और यही जो प्रॉफिट जो होता है किसी भी बिजनेस का बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंस होता है। और ये हमारे इन्वेंट्री से अफेक्ट हुआ, वो मैंने आपको यहाँ पे इसका डेरिवेटिव एनालिसिस प्रोवाइड किया कि कैसे एक इन्वेंट्री बिजनेस के ऑपरेशन को अफेक्ट करता है। ये थीम है इस डेरिवेशन का, राइट। तो मैं फिर से एक रिमाइंड दे देता हूँ
कि इन्वेंट्री रिलेट्स टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट। इन्वेंट्री का संबंध दो एलिमेंट से होता है, एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट, एक हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और दूसरा हो गया हमारा सेल्स, जिसको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, COGS को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल्स कहते हैं, राइट। तो COGS से संबंध होता है और सेल्स से होता है। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो कैसे निकला, ओपनिंग परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और COGS का एक और डेरिवेशन होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अर्थात सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटाओगे तो क्या बचेगा, COGS ही बचेगा। तो COGS इक्वल टू सेल्स लिख COGS इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह पे हमने उसे सेल्स लिखा और ग्रॉस प्रॉफिट की जगह हमने GP लिखा। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या बना, COGS इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। COGS को कॉस्ट कहते हैं, ये मैंने बताया है अभी कुछ देर पहले कि वो पार्ट जो हमने कॉस्ट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाया है उसमें जो कॉस्ट लगा उसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अर्थात उसमें जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो कॉस्ट होता है। सो कॉस्ट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सिमिलरली CP इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, और अल्टीमेटली जो फाइनल टच हुआ CP प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। और यही वो मेजर कॉन्सेप्ट है कि दुनिया का कोई भी कॉस्ट, जब आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कॉस्ट डिटरमिन करते हो तो उसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऐड करते हो और उसी से डिटरमिन होता है सेलिंग प्राइस। और यही बिजनेस का ऑपरेशन है, क्योंकि सारा बिजनेस जो बनता है वो प्रॉफिट के लिए ही बनता है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिंपली कहने का मतलब है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है। सो ये बिजनेस ऑपरेशन हो गया, और बिजनेस ऑपरेशन प्रॉफिट या लॉस होता है। और जो प्रॉफिट के बारे में बताता है कि प्रॉफिट इट्स अ काइंड ऑफ बिगेस्ट इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, राइट। सो ये एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड किया कि एक इन्वेंट्री कैसे हमारे बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट करता है। आई होप इसको आप एंजॉय कर पाएंगे, राइट। सेकेंड एनालिसिस का थीम है कि एक इन्वेंट्री, अर्थात इन्वेंट्री कैसे हमारे बैलेंस शीट को, कैसे हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है, यू नो। तो चलिए, इन्वेंट्री इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ करंट एसेट। मैंने बताया हुआ है कि इन्वेंट्री एक सिग्निफिकेंट पार्ट है किसका, करंट एसेट का। और करंट एसेट एक सिग्निफिकेंट पार्ट है किसका, टोटल एसेट्स का। इन्वेंट्री करंट एसेट जो है वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट है किसका, टोटल एसेट्स का। और टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यू नो। सो टोटल एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, और इसी इक्वेशन को ही तो बोला जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में आप देखोगे कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स होता है, राइट ना। और इसी को बैलेंस शीट बोला जाता है। इसका एक और नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन ही जो है जो बैलेंस करता है बिजनेस को, बताता है कि व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ बिजनेस। सो बैलेंस शीट क्या करता है, बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब आप अल्टीमेटली जो हमारा थीम था कि कैसे एक इन्वेंट्री हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट किया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। कि इन्वेंट्रीज का संबंध किससे होता है, करंट एसेट, और करंट एसेट का कंप्लीटली संबंध टोटल एसेट से होता है। और आप कह सकते हो कि टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है, राइट ना। टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है, यू नो वेरी वेल। और टोटल लायबिलिटी को फर्दर क्लासिफाई करोगे तो एक इंटरनल लायबिलिटी बनेगा और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी बनेगा। कैपिटल इज अ काइंड ऑफ इंटरनल लायबिलिटी, और ये जो है एक्सटर्नल लायबिलिटी, अर्थात टोटल एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और इसी चीज को बैलेंस शीट बोला जाता है। और बैलेंस शीट क्या शो करता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, अर्थात हमारा जो इन्वेंट्री है वो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट करा, राइट। अब यहाँ तक हम लोगों ने कुछ बेहतर एनालिसिस सीखा है। अब इसके आगे जो है हमारा टॉपिक कंटिन्यू होता है, राइट। इस चैप्टर में हमें 3 चीजें समझनी होगी।
फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है वो है हमारा इन्वेंट्री, दूसरा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, और थर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिगार्डिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इस पूरे चैप्टर में हमें ये 3 चीजें पढ़नी है, राइट। सो फर्स्ट है इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री का मीनिंग, किस किस टर्म को इन्वेंट्री कहोगे, कैसे इन्वेंट्री कंप्लीट डिफाइन हो पाएगा, क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स एक इन्वेंट्री के अंदर आते हैं वो कुछ। तो फर्स्ट हमारा पार्ट है कि इन्वेंट्री का डेफिनेशन, मीनिंग एटसेट्रा। सेकेंड पार्ट है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, कि कैसे एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता है, उसकी वैल्यूएशन की क्या टेक्निक्स है, क्या मेथड्स है जिसके बिहाफ पे इन्वेंट्री वैल्यूएट होता है, उसका इवैल्यूएशन होता है, राइट। थर्ड एंड लास्ट एलिमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है रिगार्डिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन, राइट। सो आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। तो फर्स्ट है मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। ये कंटेंट आपका है, टेंजिबल कंटेंट जो एग्जामिनेशन में आप कोट कर सकते हो। तो इन्वेंट्री क्या है? सो कहते हैं इन्वेंट्री रेफर्स टू अ स्टॉक ऑफ गुड्स इन विच अ बिजनेस इंटरप्राइजेज रेगुलरली डील्स विथ, राइट। कहता है कि आप एक इन्वेंट्री को किसको इन्वेंट्री कहोगे, तो कहता है इन्वेंट्री का जो मीनिंग है वो ये कहता है कि इन्वेंट्री इंक्लूड्स द स्टॉक ऑफ द गुड्स, अ स्टॉक ऑफ द गुड्स इन विच अ बिजनेस इंटरप्राइजेज डील्स विथ ऑन रेगुलरली बेसिस, राइट। राइट, आप एक बिजनेस इंटरप्राइज हो, जो आप रेगुलरली जिस गुड्स के साथ आपकी डीलिंग होती है उसका जो स्टॉक ऑफ गुड्स होगा, आप उसे कितने नंबर ऑफ गुड्स के तौर पे आपने रखा हुआ है, उसी चीज़ को इन्वेंट्री बोला जाता है, राइट। बट क्या कुछ इससे कुछ आगे भी है? बिल्कुल, डेफिनेटली। तो कहता है द प्रोडक्ट और सप्लाईज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रोडक्ट और आपने उस प्रोडक्ट की सप्लाई जो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होल्ड करके रखा हुआ है, दैट मीन्स प्रोडक्ट और सप्लाई ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन वन हैंड एंड, और इसमें क्या, जो प्रोडक्ट और सप्लाई जो आपने इन ट्रांजिट कर रखा है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ इन्वेंट्री। मतलब आप कहते हो कि द प्रोडक्ट और सप्लाई ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन हैंड or in transit during a particular period of time known as inventory, right, complete and final touch. Final touch क्या है? It is unconsumed or unsold goods purchased or manufactured. जो कुछ भी आपने goods unsold, unconsumed goods जो आपने purchase और manufactured किया है, या यूं कहें जो कुछ भी अनकंज्यूम्ड और अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर रह जाता है, उसको अभी आप इन्वेंट्री कहते हो। सो फाइनल इन्वेंट्री का मीनिंग आई होप। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन रिवाइज्ड, यू नो वेरी वेल, रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंट्री के रिगार्डिंग किस किस एसेट्स को ये इंक्लूड करता है, जो कि मैंने बताया कि इन्वेंट्री रिलेट्स टू एसेट्स, और एसेट्स में भी कौन सा, ऑब्वियसली एकदम करंट एसेट्स को डायरेक्टली रिलेट करता है, राइट। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि इन्वेंट्री आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन में जो सेल करते हो, जो आप होल्ड करते हो, उसी चीज को बोला जाता है इन्वेंट्री। मतलब इन्वेंट्री इज अ काइंड ऑफ, इन्वेंट्री आर द एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। सेकेंड एलिमेंट है कि इन्वेंट्री आर एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। जो हमारे प्रोडक्शन में अभी प्रोसेस में भी है, वो भी हमारा इन्वेंट्री ही कहलाता है। थर्ड फॉर्म है इन्वेंट्री आर द एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल सप्लाइड टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। जो भी मटेरियल कंज्यूम्ड सप्लाई किया गया है फॉर कंजम्पशन के लिए इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऑल्सो कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ इन्वेंट्रीज, राइट।
तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है इन्वेंट्री के रिगार्डिंग, राइट। इससे थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जाए, लास्ट टच है कि इन्वेंट्री को फाइनल कैसे कंक्लूड किया जाए। तो कहता है द टर्म इन्वेंट्री इंक्लूड्स अ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ऑल्सो इंक्लूड्स अंडर द एम्बिट ऑफ स्टॉक। सो फाइनल टच क्या है कि अगर कोई बिजनेस कंसर्न, ट्रेडिंग बिजनेस कंसर्न है, तो इन्वेंट्री जो बनता है वो फिनिश गुड्स से बनता है। मतलब अगर इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न की बात की जाए तो इन्वेंट्रीज आर प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ट्रेडिंग कंसर्न की बात की जाए। बट एट द सेम टाइम अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जो इन्वेंट्री जो कंसिस्ट होता है, जिससे बनता है कंप्लीट वर्ड ऑफ इन्वेंट्री कैसे कंक्लूड होता है, वो होता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऑल्सो। So these are the meanings regarding concept regarding inventories, basics inventories. So ये सेशन में हमने आपको कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट, बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैंने प्रोवाइड किया है। क्या कुछ थ्योरीज, क्या कुछ हमारे ये चैप्टर जो फर्दर सेशन में कंक्लूड होंगे, ये सारे मैंने आपको उसका मैंने एक छोटा सा कंटेंट प्रोवाइड किया सो दैट कि आपका जो एग्जामिनेशन प्रिपेयर्ड हो सके, राइट। सो इस सेशन में हम लोग आज इस इन्वेंट्री के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और मैं फिर से वही कहूँगा, जो बच्चे इस सेशन से आगे जो कुछ भी सेशन स्टार्ट होंगे या मिलने वाले होंगे, उसके लिए आप प्लीज़, अगर आप हमारे YouTube पे हो, चैनल पे हो, तो उसको सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, सो दैट कि मैक्सिमम बच्चे इसका लाभ उठा सकें, राइट। और मैंने देखा है कि काफ़ी कुछ बच्चे ने शेयर किया हुआ है, जो एनालिटिक्स होता है उस एनालिटिक्स से मैंने स्टडी किया है कि काफ़ी कुछ बच्चों ने शेयर किया है दूसरे बच्चों को। सो आप इसे शेयर करें सो दैट कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसका हो सके। सो थैंक यू सो मच आपको इस सेशन में कंटिन्यू रहने के लिए। आगे आने वाले जितने भी सेशंस होंगे मैं इसी तरह से सक्सेसफुली आपको कंप्लीट एनालिसिस के साथ, कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।